हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चले। दोस्तों, हम बात कर रहे थे गुप्तकालीन शासकों की और इसी कड़ी में हमने पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य प्रथम की हमने चर्चा की। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम लोग स्कंदगुप्त की। देखिएगा, स्कंदगुप्त के यदि शासनकाल के समय की यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो स्कंदगुप्त का शासनकाल का समय 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी 4552 467 ईस्वी 467 ईस्वी तक का जो शासनकाल है वो किसका शासनकाल माना जाता है? स्कंदगुप्त का। यदि हम बात करें संपूर्ण गुप्त वंशावली में जितने भी मैंने आपको शासक लिखवाए तो उन शासकों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अंतिम ऐसा शासक है जो सबसे प्रतापी शासक माना जाता है गुप्त वंश का। कौन? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक, ये सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाए यदि तो याद रखिएगा कौन था? स्कंदगुप्त था। अंतिम प्रतापी शासक कौन था? स्कंदगुप्त। इसी के शासनकाल के दौरान पश्चिमोत्तर जो भाग था, पश्चिम वाला जो भाग था, इस पश्चिम वाले भाग पर हूणों का आक्रमण हुआ और इस हूण आक्रमण की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख आप लोगों को पता होना चाहिए, हम बात कर चुके वस्तुतः इसकी, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। रुद्रदामन प्रथम जो कि शक शासक हुए उनका ये अभिलेख मिलता है। तो जूनागढ़ अभिलेख से एक तो हमें हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है और साथ ही साथ बेटा याद रखिएगा कि इसी जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका प्रश्न बनता है। यदि हम बात करते हैं हूणों की तो नया शब्द आया कि हूण है कौन? तो हूण जो वस्तुतः थे वो मध्य एशिया की खानाबदोश जाति हुआ करती थी। मध्य एशिया की खानाबदोश जो जाति थी वो कौन थे? आपके हूण थे। कौन थे? हूण मध्य एशिया से आए भारत में। कहां से आए? मध्य एशिया से। खानाबदोश जाति, खानाबदोश जाति जिनका इसका मतलब क्या है कि इनके खाने के लाले पड़ते थे, खाने के लिए कुछ नहीं था और खाने के लिए कुछ नहीं था तो भारत तो सोने की चिड़िया, करो भारत के ऊपर आक्रमण, आक्रमण करके जो है इनको लूटने का प्रयास, भारत को लूटने का प्रयास किया गया। तो ध्यान रखना कि उन्होंने आक्रमण किया भारत पर किसके समय में, यह भी आपका सीधा सीधा प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा कि स्कंदगुप्त के समय जो है हूणों का आक्रमण हुआ। हूण कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे, खानाबदोश जाति थी। अपनी अपूर्व युद्ध क्षमता के कारण ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। हूणों का जो नेता था उसका नाम था तोरमान। तो याद रखना कि तोरण मारा किसने? स्कंदगुप्त ने। आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि स्कंदगुप्त के समय कौन से हूण आक्रांता का आक्रमण हुआ? तो याद रखिएगा कि हूण आक्रांता जिसका नाम था तोरमान, और इसका तोरमान का आगे चल करके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मिहिरकुल। क्या नाम था? मिहिरकुल। और ये मिहिरकुल ने आक्रमण किया था भानुगुप्त के समय। किसके समय? भानुगुप्त के समय। प्रोफेसर श्रीराम चौधरी, श्रीराम गोयल माफ कीजिएगा, प्रोफेसर श्रीराम गोयल एक बात लिखते हैं। और क्या बात लिखते हैं? उन्होंने लिखा कि स्कंदगुप्त ने हूणों को इस तरीके से पराजित किया कि संपूर्ण धरती जो थी वो संपूर्ण धरती कंपायमान हो उठी। वो अपने संपूर्ण इस काल के दौरान जिस समय उसने हूणों के साथ में युद्ध लड़ा, लगभग 3 दिन तक युद्ध चला और उस युद्ध के दौरान वो युद्ध भूमि में ही लेटा रहा, रात को विश्राम भी नहीं किया उसने। वो हूणों की जो है सुबह होने की प्रतीक्षा करता था। तो इस प्रकार से उन्होंने रक्त रंजित किया संपूर्ण उस धरती को, हूणों के रक्त से नहला दिया। तो इस प्रकार से उनको जो है पराजित किया कि संपूर्ण जो धरती थी वो कंपायमान होती। अब यहां विशेष बातें कुछ याद रखनी है कि स्कंदगुप्त ने जैसे ही हूणों को पराजित किया, हूणों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने एक उपाधि धारण करी। कौन सी? विक्रमादित्य की। कौन सी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद में
किसको? शकों को पराजित करने के बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ठीक इसी प्रकार से स्कंदगुप्त ने भी इन हूणों को पराजित करने के बाद में कौन सी उपाधि धारण करी थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बन जाया करता है कि स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि किस कारण धारण करी थी? तो हूणों को पराजित करने के बाद उसने स्कंदगुप्त की उपाधि धारण करी। संपूर्ण गुप्त काल में यदि हम बात करें तो ऐसा अंतिम शासक माना जाता है जिसने पश्चिमी सीमांत राज्यों का महत्व समझा, और महत्व समझने के कारण ही उसने सौराष्ट्र में जो सुदर्शन झील थी, इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। ये प्रश्न भी आपका बनता है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किन किन शासकों के द्वारा करवाया गया, और फिर वहां से एक पूरी की पूरी टेबल भी मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से व्यक्ति ने किस किस का गवर्नर था और किस किस ने करवाया। वापस भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, केवल ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जिसने इसका निर्माण करवाया पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो नंबर 2 पे जो आपका आता है वो अशोक। अशोक ने जो है क्या किया था? अशोक के समय गवर्नर था जिसका नाम था यवनराज तुषास्प। क्या नाम था? यवनराज तुषास्प। उसके माध्यम से इसका पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद में शक शासक रुद्रदामन प्रथम, और इस रुद्रदामन का जो गवर्नर था उसका नाम था सुविशाख। क्या नाम था? सुविशाख। और उसके बाद में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण गुप्त काल में किया गया स्कंदगुप्त के समय। और स्कंदगुप्त के समय इस सौराष्ट्र के जो गवर्नर हुआ करते थे वो थे पर्णदत्त और एक उनका पुत्र चक्रपालित। तो पर्णदत्त और चक्रपालित की देखरेख में स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। और न केवल पुनर्निर्माण किया, इस सुदर्शन झील के किनारे उन्होंने एक विष्णु मंदिर की भी स्थापना की। एक विष्णु मंदिर की भी स्थापना की। किसने? स्कंदगुप्त ने। तो यह भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। स्कंदगुप्त ने जिस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी उज्जैनी को बनाया था, ठीक इसी प्रकार से स्कंदगुप्त ने भी अपने साम्राज्य की जो दूसरी राजधानी बनाया, वो दूसरी राजधानी बनाया था अयोध्या को। पहली राजधानी हमेशा पाटलिपुत्र रही, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें एक प्रश्न आपसे पूछा गया था संस्कृत शिक्षा विभाग वाला, और अभी जो यूजीसी नेट किसी ने यदि दिया 2020 वाला था, उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था कि किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट की गई थी, या सोने के सिक्कों का वजन सबसे ज्यादा जो है किसके शासनकाल में बढ़ा? तो दोस्तों याद रखिएगा, चूंकि मैंने आपको बताया कि हूणों ने आक्रमण किया स्कंदगुप्त के समय। किसके समय? स्कंदगुप्त के समय हूणों ने आक्रमण किया, और इन हूण आक्रांताओं ने भारत को लूटने का प्रयास किया। इसी कारण मजबूर होकर के स्कंदगुप्त ने अपने जो है सिक्कों का वजन बढ़ाया, और वजन जब बढ़ेगा तो मिलावट भी ज्यादा होगी। तो याद रखना कि गुप्त काल में कौन सा ऐसा शासक था जिसके सोने के सिक्कों का वजन सबसे ज्यादा था? स्कंदगुप्त। याद रखिएगा। लगभग 148 ग्रेन का उल्लेख मिलता है। कोई नहीं पूछता आपसे कितना वजन था। अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा सा अलग अलग भ्रामक विवरण हमें देखने को मिलता है, लेकिन यह प्रश्न अभी यूजीसी नेट 2020 में पूछ लिया गया था कि कौन से गुप्त शासक के शासनकाल में सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट थी? तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट हुआ करती थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बन जाता है बेटा, ध्यान रखना इस प्रश्न का। ठीक है, आगे बात समझ में। लगभग कई जगह 148 ग्रहण, कई जगह 146 ग्रहण का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त की जैसे ही मृत्यु हुई, मृत्यु होने के साथ ही साथ इस गुप्त साम्राज्य का क्या हो जाता है बेटा? पतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, तो देखिएगा। कि गुप्त वंशावली का अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है। अपने पिता
कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद कुमारगुप्त प्रथम के समय पुष्य मित्रों के आक्रमण का सामना किया। तथा उनकी मृत्यु के बाद शासक बना। याद रखिएगा। होण आक्रमण की बात कर लेते हैं। तो होण आक्रमण का उल्लेख कहां पर मिलता है, पहली बात तो ये याद रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। जूनागढ़ अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। दूसरी बात कि जूनागढ़ अभिलेख में होणों को मलेच्छ कहा गया है। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मलेच्छ क्या होता है गुरुजी। तो मलेच्छ का मतलब हीन, शूद्र, ठीक है ना, अछूत। मलेच्छ कहा गया है। अगला दिमाग में प्रश्न आपके ये भी आ रहा होगा कि हूण कौन। तो याद रखिएगा कि हूण मध्य एशिया की खानाबदोश जाति थी। मध्य एशिया की खानाबदोश जाति थी, जो अपनी अपूर्व युद्ध क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। होण नेता तोरबाण ने स्कंदगुप्त के समय आक्रमण किया। स्कंदगुप्त ने तोरमान को पराजित किया।
ठीक है। अगली बात कि हुणों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। एक विशेष नोट कि हुणों के लगातार आक्रमण के कारण ही स्कंदगुप्त के समय सोने के सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट की गई। सर्वाधिक वजनी सिक्के थे, सिक्कों का वजन भी सर्वाधिक था। सिक्कों का वजन भी सर्वाधिक था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात कि स्कंदगुप्त के पुष्य मित्रों के साथ युद्ध का वर्णन भितरी अभिलेख में मिलता है। भितरी अभिलेख की 8वीं पंक्ति में हुणों को पराजित करने का उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट बात कि स्कंदगुप्त ने अपने सौराष्ट्र के गवर्नर
पर्णदत्त वे उसके पुत्र चक्रपालित की देखरेख में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। तथा इस झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की। और अंतिम बात कि अपनी दूसरी राजधानी के रूप में दूसरी राजधानी अयोध्या को बनाया। देखो अब यहां से क्या एक लॉजिकल प्रश्न भी आपका लोगों का बन सकता है। क्या लॉजिकल प्रश्न बन सकता है बेटा, ध्यान देना कि गुप्त काल के दौरान कितनी बार राजधानी स्थानांतरित हुई, तो 2 बार। पहली बार चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, कहाँ, उज्जैन, और दूसरी बार स्कंदगुप्त के समय, कहाँ पर बेटा जी, याद रखना, अयोध्या। कहाँ पर, अयोध्या। आगे बात समझ में। और स्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्तों का पतन प्रारंभ हो गया था। गुप्तों का पतन प्रारंभ हो गया था। ये विशेष महत्वपूर्ण तथ्य आपका बन जाता है। देखो ध्यान रखो देना, स्कंदगुप्त के बाद में जो जो शासक बने उन सब शासकों के नाम मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण आपका बनता है वो बनता है भानुगुप्त। कौन बनता है, भानुगुप्त, क्योंकि इसी भानुगुप्त के समय लगभग 510 ईस्वी के आसपास भानुगुप्त शासक बनता है। और भानुगुप्त जब शासक बनता है तो इसके समय मालवा पर, मालवा मतलब उज्जैन, इस मालवा के ऊपर हूणों का अधिकार हुआ करता था। बातें लिखते हैं भानुगुप्त, मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है आपका, ठीक है। 510 ईस्वी। अब इसका पूरा प्रॉपर शासनकाल का उल्लेख मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि भानुगुप्त का एक एरन अभिलेख है, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो देखो ध्यान से सुनना कि जब भानुगुप्त शासक बना इस समय मालवा के ऊपर हूणों का अधिकार था, और भानुगुप्त चाहता था कि उन हूणों को वहां पर पराजित कर दिया जाए, और पराजित करने के साथ ही साथ उनको यहां से भगा दिया जाए। इस समय मालवा के ऊपर जो शासक था वो तोरमान का पुत्र, जिसका नाम था मिहिरकुल। क्या नाम था, मिहिरकुल। इस मिहिरकुल को पराजित करने के लिए भानुगुप्त ने एक बहुत सशक्त शक्तिशाली सेना की जो है सेना बनाई, और उस सेना का सेनापति नियुक्त किया किसको बेटा जी, गोपराज को।
और गोपराज को अपना सेनापति नियुक्त किया और मिहिर किल के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में हालांकि भानुगुप्त विजय रहा, परंतु उसके सैनिक गोपराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही गोपराज की मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद में उसकी पत्नी का नाम हालांकि उल्लेख कहीं पर भी किसी भी इतिहासकार ने नहीं किया है, ठीक है। तो ध्यान देना, कई लोग पूछेंगे पत्नी का नाम क्या, मुझे पता है, तो ध्यान देना कि पत्नी का नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि गोपराज की पत्नी जो वस्तुतः कई जगह लीलावती नाम मिल जाता है, ऐसे ही फेंकालोजी वाला है, मैं इसको प्रामाणिक नहीं मानता, ठीक है। तो भानुगुप्त की पत्नी, वो गोपराज की पत्नी ने जो है सती व्रत का धारण किया, सती व्रत धारण किया, अपने आप को सती कर लिया उसके पीछे, गोपराज के पीछे। और भारतीय इतिहास में सती होने का ये प्रथम प्रमाण, प्रथम साक्ष्य माना जाता है, और जिसका उल्लेख भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। कहां पर मिलता है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। भानुगुप्त ने फिर क्या किया, भानुगुप्त ने गोपराज की स्मृति में एमपी में एक विजय स्तंभ बनवाया था, ठीक है। कहां पर बनाया था, एमपी में एक विजय स्तंभ बनवाया था। अब यहां पर एक चीनी यात्री वेनसांग आए, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं वस्तुतः। तो वो कहते हैं कि हुणों को पूर्ण रूप से जो पराजित किया, वो पूर्ण रूप से पराजित नरसिंह बलादित्य ने किया था। किसने, नरसिंह बलादित्य ने हुणों को पूर्ण रूप से क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। लेकिन ये इस प्रकार की किंवदंतियां हैं, अनुश्रुतियां हैं, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान आप लोगों को देना नहीं है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि भानुगुप्त के समय मालवा बोले तो एमपी बेटा, मालवा पर तोरमान के पुत्र मिहिर कुल का अधिकार था। भानुगुप्त ने, इसने हुणों को पराजित करने के लिए, इसने हुणों को पराजित करने हेतु एक विशाल सेना तैयार की। भानुगुप्त ने अपनी सेना का, भानुगुप्त ने अपनी इस सेना का सेनापति गोपराज को बनाया। भानुगुप्त मिहिर कुल को पराजित करने में सफल रहे। भानुगुप्त मिहिर कुल को पराजित करने में सफल रहे। परंतु गोपराज वीर गति को प्राप्त हुए। गोपराज की पत्नी ने
सती व्रत का पालन किया। जिसे भारतीय इतिहास में सती होने का प्रथम प्रमाण माना जाता है। इस सती होने के प्रमाण का साक्ष्य होने का उल्लेख भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में मिलता है। आगे जब हम बात करेंगे गुप्तकालीन कला संस्कृति की, तब मैं ऐरण अभिलेख के बारे में भी बताऊंगा, जहां मैं आपको ये भी बताऊंगा कि समुद्रगुप्त को इसमें ऐरण अभिलेख में रुष्ट होने पर यमराज के समान और जो है प्रसन्न होने पर उसे कुबेर के समान बताया गया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसी ऐरण अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी मिलता है। क्या नाम मिलता है बेटा जी? दत्त देवी मिलता है। आगे बात समझ में क्लियर है? आगे चले तो मैंने आपको बताया कि गोपराज की स्मृति में भानुगुप्त ने एमपी में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। गोपराज की स्मृति में भानुगुप्त ने एक एमपी में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। एमपी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नोट, वेनसांग के अनुसार गुप्त शासक नरसिंह बलादित्य ने होण नेता मिहिर कुल को पराजित कर बंदी बना लिया था। परंतु उसकी माता के कहने पर उसे मुक्त कर दिया। ठीक है,
अतः एक तरीके से वेनसांग कहता है कि साहब हुणों को पूर्ण रूपेण जो पराजित करने का कार्य किया गया वो किसके द्वारा किया गया? नरसिंह बलादित्य के द्वारा। गुप्त वंश में अंतिम जो शासक हुआ था उसका नाम मैं आपको बता चुका, कौन था? विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। तो ये गुप्त शासक वाला जो हमारा जो चैप्टर था, ये चैप्टर आपका हो गया है समाप्त। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब जो हम नया चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ी सी हम लोग गुप्तकालीन राज व्यवस्था की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्रशासन। चलिए, बहुत अच्छे से मस्ती से सुनिएगा, समझिएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि गुप्त काल में जो आपके प्रश्न आते हैं ना, वो वस्तुतः कहाँ से आते हैं बेटा, ध्यान रखना। वस्तुतः आपके गुप्तकालीन कला संस्कृति साहित्य वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहीं से आपके प्रश्न आते हैं। तो गुप्तकालीन प्रशासन में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं, प्रमुख अधिकारियों की हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले। देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे, और कुषाण जो थे वो राजन की उपाधि धारण करते थे। कुषाण राजन की उपाधि धारण करते थे। इसलिए गुप्तों ने कहा कि यार सामंत है तो क्या हुआ, कुछ नई उपाधियां में हमें धारण करनी चाहिए। तो नई उपाधियां धारण करना प्रारंभ किया। जैसे राजन के स्थान पर उन्होंने जो है अधिराज, सम्राट, ये जो चलती थी, इनके स्थान पर उन्होंने नई नई उपाधियां धारण करी। नई नई उपाधियां कौन कौन सी? जैसे महाराज, महाराजा धीराज। क्या चीज? महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, विक्रमांक, पराक्रमांक, अप्रतिरथ, परम भट्टारक, परम भागवत, इस प्रकार की बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करी, ताकि उनको ऐसे लगे कि यार हाँ कुछ अलग तो है हम। और साम्राज्य की यदि हम बात करें तो साम्राज्य विशेष रूप से दो भाग, देश में अलग उपाधियां होती थी और राज्य में अलग उपाधियां होती थी। साम्राज्य वस्तुतः भुक्ति में विभाजित था। भुक्ति का मतलब था राज्य। तो जहां देश में सर्वोच्च पद होता था सम्राट का, वहीं वो सम्राट जो था ये उपाधियां धारण करता था। जैसे मैंने आपको बता दिया, महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, विक्रमांक, पराक्रमांक, अप्रतिरथ, परम भट्टारक। याद रखना कि अप्रतिरथ की उपाधि मैं आप लोगों को बता चुका, केवल दो लोगों ने धारण की थी। कौन कौन से? एक तो समुद्रगुप्त ने और एक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वहीं राज्य में जो लोग थे वो राज्य वाले लोग कौन सी उपाधियां धारण करते थे? देखो, महाराज या उपरिक, भौगिक या भोक्ता। और वेरी मोस्ट में यदि आपसे प्रश्न पूछूं बेटा, ध्यान रखना, मैं आपसे पूछूं कि पहली बार राजस्थानिया शब्द कौन से काल में देखने को मिला, तो याद रखिएगा कि पहली बार राजस्थानिया जो शब्द है वो वस्तुतः हमें गुप्त काल के दौरान देखने को मिलता है।
और गुप्त काल में राजस्थानिया शब्द होता था। जो राजस्थान और पश्चिमी जो सीमांत जो प्रदेश हुआ करते थे, इन प्रदेशों के जो प्रशासक थे, इन प्रशासकों को राजस्थानिया कहा जाता था। और पश्चिमी सीमांत प्रदेश मतलब कौन कौन से हो गए आपके, जैसे राजस्थान हो गए और गुजरात हो गए, ये जो प्रदेश थे, इन प्रदेश के प्रशासकों को राजस्थानादित्य कहा जाता था या राजस्थानिया कहा जाता था। तो इस स्थिति में कर्नल जेम्स टोड ने जो फेंकू बाबा ने जो लंबी लंबी लपेटी घोड़े वाले बाबा ने, उनका वो कथन गलत हो जाता है। ठीक है, राजस्थानिया शब्द हमें पहली बार देखने के लिए गुप्त काल में मिल गया था। खैर, गुप्तों के राज चिन्ह की यदि हम बात करें तो गुप्तों का राज चिन्ह सीधा सीधा गरुड़। गुप्त काल में राजा का जो पद था वो वंशानुगत जरूर होता था, लेकिन जरूरी नहीं था कि ज्येष्ठ अधिकार हो। ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि ज्येष्ठ व्यक्ति ही राजा बनेगा, क्योंकि इस प्रकार की दो चीजें का उल्लेख हमें मिलता है। एक तो समुद्रगुप्त के समय मिलता है और दूसरा भी हमें समुद्रगुप्त के समय मान लो एक तरीके से भाई रामगुप्त को मार दिया गया था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने भी जो है अपने भाइयों की हत्या कर दी थी, बड़े जो भाई हुआ करते थे उनकी हत्या करके शासक बना था। तो इस प्रकार का उल्लेख जरूरी नहीं है कि ज्येष्ठ व्यक्ति ही क्या बने, शासक बने। ज्येष्ठ अधिकार वाली बात नहीं थी, लेकिन वंशानुगत होता था, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी इस प्रकार से चलता था। आगे बात समझ में, तो ये बात आप विशेष रूप से याद रखना। गुप्त काल में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब ये था कि जब सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर चले तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। और जब सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर बढ़े तो ये चीज आपका सत्ता का केंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो एक चीज और याद रखना कि राजा जो होते थे वो विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाता था। किसको, राजा को। राजा को गुप्त काल में किसके प्रतिनिधि के रूप में, विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस मंत्री परिषद का विस्तृत उल्लेख हमें देखने को मिलता ही नहीं है। और गुप्त काल की सबसे बड़ी विशेषता बेटा यह थी कि गुप्त काल में एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पद दे दिए जाते थे। आगे हम चर्चा करेंगे कैसे कैसे, जब मैं आपको बताऊंगा, हरिसेन की बात कराऊंगा, मैं आपको वीरसेन की बात करूंगा, जब उनके पास में एक से अधिक पद हुआ करते थे। खैर, थोड़ी सी कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि गुप्त कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के सामंत थे। पहले से प्रचलित उपाधियां जैसे राजन, सम्राट, अधिराज इत्यादि का त्याग कर नई उपाधियां धारण करी। जैसे अब यहां पर मैं एक बात लिख रहा हूं आपको, साम्राज्य और साम्राज्य वस्तुतः दो भाग, इसके प्रमुख भाग। यहां सबसे पहले हम बात करेंगे देश, और देश राजधानी जो था आपको पता होना चाहिए पाटलिपुत्र। राजधानी के रूप में क्या था, पाटलिपुत्र।
देश में जो सर्वोच्च पद था वो सर्वोच्च पद था राजा का। और ये राजा जो थे वो कौन कौन सी उपाधियां धारण करता था? देखिएगा, महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, विक्रमांक, पराक्रमांक, अप्रतिरथ, परम भागवत, परम भट्टारक, इधर यदि हम बात करें तो आपका क्या आएगा बेटा? राज्य। और राज्य को याद रखिएगा क्या कहा जाता था? भुक्ति। राज्य का जो शासक होता था उसे महाराज कहा जाता था, पहली बात, और इसी को उपरीक कहा जाता था, महाराज या उपरीक। वस्तुतः महाराज और उपरीक के जो पद थे वो राजकुमारों को दिए जाते थे। इसे ही भोगिक या भोक्ता भी कहा जाता था, भोगिक या भोक्ता। सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि गुप्त काल में राज्य को क्या कहा जाता था? तो याद रखना बेटा, भुक्ति। अन्य कौन कौन सी उपाधियां थी उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि अन्य उपाधियां राजस्थानीय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखना। राजस्थानीय इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। और ये कहां पर थी? चलिए अगले उस पे लिख देता हूं नोट लगा के कि राजस्थानीय शब्द पहली बार गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। जो कि उस समय के पश्चिमी सीमांत प्रदेश, पश्चिमी सीमांत राज्यों के प्रशासकों के हेतु प्रयुक्त किया जाता था। जैसे
राजस्थान व गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में। ठीक है, क्लियर। एक नोट लगा रहा हूं बेटा, नोट तो क्या लगा रहा हूं, सीधी सीधी बात लिख देता हूं कि गुप्त काल में राजा का पद वंशानुगत था। राजा को भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाता था। राजा को भगवान विष्णु का प्रतिनिधि, भगवान विष्णु का प्रतिनिधि माना जाता था। और गुप्तों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। गुप्तों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। राजा की सहायता है तो मंत्री परिषद हुआ करती थी। परंतु इसका विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, अगली बात, एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पद दिए जाते थे। एक ही व्यक्ति को एक से अधिक जो है पद दे दिए जाते थे। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे किसकी, कौन कौन से मंत्री परिषद में कौन कौन से पद थे और उनका कार्य क्या था। ठीक है, तो एक छोटी सी टेबल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य में आप लोगों के लिए सामने लिखने वाला हूं। ठीक है, देखिएगा, प्रमुख अधिकारी, और मैं यहां पर सामने जो है कार्य लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 यदि हम बात करें तो शब्द मिलता है प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब क्या था, प्रतिहार। अंतःपुर का रक्षक क्या कहलाता था, प्रतिहार कहलाता था। एक शब्द मिलता है महाप्रतिहार। तो भाई प्रतिहार अंतःपुर का शासक हुआ, रक्षक हुआ, तो महाप्रतिहार तो पूरे की पूरे राज प्रासाद का प्रशासक, माफ कीजिएगा, रक्षक। ठीक है ना, संपूर्ण राज प्रासाद का जो रक्षक होता था वो क्या कहलाता था, महाप्रतिहार। तो दो शब्द सबसे पहले याद रखना, प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार जो था वो अंतःपुर, अंतःपुर समझते हो जहां पर रनिवास, रानियां निवास करती है, अंतःपुर, अंतःपुर का रक्षक क्या कहलाता था, प्रतिहार। एक शब्द मिलता है महाप्रतिहार। महाप्रतिहार बेटा जी किसको कहा जाता था,
राजप्रसाद का रक्षक। राजप्रासाद मतलब राजमहल। क्या कहलाता था? महाप्रतिहार कहलाता था। तीसरा शब्द मिलता है महाबलाधिकृत। शब्द क्या मिलता है? महाबलाधिकृत। सबसे ज्यादा महाबल, महाबली कौन होगा भाई? जिसके पास सेना होगी सबसे बड़ी। तो सर्वोच्च सेनापति जो होता था वो क्या कहलाता था? महाबलाधिकृत कहलाता था। ठीक है। एक शब्द मिलता है महादंड नायक। शब्द क्या मिलता है? महादंड नायक। तो महादंड नायक कौन होगा? जो दंड देगा। दंड कौन देता है? न्यायाधीश। कौन देता है? न्यायाधीश। तो याद रखिएगा कि महाबलाधिकृत, सर्वोच्च सेनापति, महादंड नायक, मुख्य न्यायाधीश। महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत, सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति। ठीक है। फिर नेक्स्ट शब्द महादंड नायक, महादंड नायक बेटा बोले तो मुख्य न्यायाधीश। दंड कौन देगा? न्यायाधीश। याद रखना, मुख्य न्यायाधीश। अगला नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनो। शब्द मिलता है महासंधि विग्राहिक। महासंधि विग्रहिक। संधि कौन कराएगा? जब युद्ध चल रहा है तो जो शांति चाहेगा वही संधि कराएगा। और संधि क्या केवल देश में होती है क्या? विदेशों में भी होता है। तो याद रखना, युद्ध वे शांति मंत्री, युद्ध वे शांति मंत्री और साथ ही साथ विदेश मंत्री क्या कहलाता था? महासंधि विग्रहिक। एक शब्द मिलता है कुमारामात्य। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जहां से कुमारामात्य से मिलता है बेटा, ध्यान देना। कुमारामात्य क्या होता था? सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। क्या कहलाता था? कुमारामात्य कहलाता था, जो कि वर्तमान के IAS, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है वर्तमान में? IAS। वर्तमान के IAS के समकक्ष होता था। ठीक है। तो याद रखिएगा। नंबर 5 महासंधि विग्रही, महासंधि विग्रहिक। महासंधि विग्रहिक के पास में क्या काम था? युद्ध व शांति मंत्री, युद्ध व शांति मंत्री और साथ ही साथ ये विदेश मंत्री भी होता था। विदेश मंत्री भी होता था। और अगला शब्द मिलता है आपको कुमारामात्य। अब एक मजेदार वाली बात मैं आपको बताऊंगा। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी बेटा जी क्या होता था? कुमारामात्य होता था। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी क्या होता था? कुमारामात्य होता था। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात, मैंने आपको एक बात कही थी कि एक ही व्यक्ति के पास में एक से अधिक पद हो सकते थे। एक नोट विशेष बात यह है कि समुद्रगुप्त के समय महादंड नायक, महादंड नायक का मतलब मुख्य न्यायाधीश, दंड कौन देगा? न्यायाधीश। महासंधि विग्रहिक, अभी अभी मैंने लिखा, युद्ध व शांति मंत्री और विदेश मंत्री, और साथ ही साथ कुमारामात्य। ये तीनों के तीनों पद किसके पास में थे? हरिसेन के पास में। और समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद जब शासक बना था रामगुप्त को मार करके, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यही तीनों पद हरिसेन के पुत्र वीरसेन के पास में थे। किसके पास में थे? वीरसेन के पास में। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नोट आपका यही बन जाता है। नोट कि समुद्रगुप्त के समय, समुद्रगुप्त के समय
महादंड नायक, महादंड नायक, महासंधि विग्रहिक, महासंधि विग्रहिक, वे कुमारामात्य व कुमारामात्य का पद हरिसेन के पास था। यही तीनों पद चंद्रगुप्त द्वितीय के समय याद रखिएगा बेटा जी, किसके पास था? हरिसेन के पुत्र वीरसेन के पास थे। ठीक है, तो दैट्स प्रूव कि गुप्त काल में एक ही व्यक्ति के पास में एक से अधिक पद हुआ करते थे। कुछ थोड़े और कुछ प्रशासनिक अधिकारी बचे हुए हैं, वो हमारी अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ मेरे प्यारे प्यारे आप भाइयों और बहनों को मिले, आप लोगों को जल्द से जल्द सफलता मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।